आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं। फ्लो का मतलब दो सेंस में आता है, या वो इनफ्लो है या वो आउटफ्लो है। कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो जो बिजनेस से होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ध्यान रखिएगा, ये कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वाले रूल नहीं लगते हैं। बस ये एक स्टेटमेंट है जहां पे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आया बिजनेस में और कितना पैसा गया। तो अब यहाँ पे तीन तरह की बेसिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। पहली आती है ऑपरेटिंग, दूसरी आती है इन्वेस्टिंग और तीसरी आती है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब हो गया कि जो भी बिजनेस हमारा है, बेसिकली अगर वो सिर्फ उस बिजनेस की हम बात करें कि उस पर्टिकुलर बिजनेस से हमारे पास कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने में, तो दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, एक आदमी का अगर फर्नीचर का काम है तो फर्नीचर को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, जो भी लोग चाहिए हैं, जो भी दुकान या जो भी चीजें चाहिए हैं, उसमें जो खर्चा हो रहा है वो ऑपरेटिंग है। नॉर्मली बिजनेस में दो तरह के खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। हम लोग अभी इसके बाद आगे बात करेंगे आज इस दूसरे लेक्चर में। लेकिन हमें यहां पे सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट देखनी है कि अगर वो ना होती तो बिजनेस ही ना होता, ये वाली कॉस्ट है। देन आती है हमारे पास इन्वेस्टिंग कॉस्ट। इन्वेस्टिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा लगाया, कहीं शेयर्स में, कहीं किसी घर में, किसी जमीन में जो पैसा लगाया ना इन्वेस्टिंग के लिए, उससे जो पैसा आया या गया उस कंसर्न अमाउंट से, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड द लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लोग को शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह वगैरह इशू करते हैं, उसमें कुछ डिविडेंड देना पड़ता है, कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा रिडीम होता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं फाइनेंसिंग में। लेकिन इन सब चीजों को स्टडी करने से पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ेंगे वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर बच्चों के नंबर यहीं पे कट जाते हैं क्योंकि ये रटना चाहते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि रट लेते हैं और बहुत सारे आइटम है, 5-6 आइटम्स हैं, हमने रट लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाम बदल के आ जाता है या कुछ आइटम्स कम आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या करना है। कई बार मल्टीसिपिलिटी हो जाती है, एक ही नाम की एक ही चीजें दो अमाउंट में आ जाती हैं, 2 सालों में आ जाती हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए हम आज सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग अगर बात करें तो जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं वो क्या करते हैं, घर लेके जाते हैं। जो हमारे कंफर्म खर्चे हैं उन खर्चों में हम लोग वो पैसों को खर्च कर देते हैं। मान लो हम घर लेके गए 1 लाख रुपए, ध्यान समझिएगा। इस 1 लाख रुपए में से मान लीजिए हमारे जो बहुत सारे खर्चे हैं, किराया है कहीं का, या किसी का कोई किराया देना है किसी को, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनरल मर्चेंट प्रोविजनल स्टोर का कुछ पैसा देना है, कुछ दूध का पैसा देना है, कुछ सब्जी अब्जी इन सब का पैसा देना है। मान लो कुल मिला के 20,000 रुपए खर्च हो गए। अभी कितने बचे, 80,000। इसमें कुछ टैक्स का भी था जो मान लेते हैं हम टीडीएस में कट गया, इसके बाद 1 लाख आए थे। 80,000 हमारे पास जो आते हैं इसमें हम लोग कुछ SIPs वगैरह किए हुए होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए होते हैं। हम लोग अब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं समझने के अंदाज से, वो सारे खर्चे भी हम लोग कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचता है, मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास 50,000 रुपए बच गए अभी, सारी SIP और सारी किस्तें जमा करने के बाद। अब 50,000 रुपए को हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग थोड़ा बेड के नीचे रख देते हैं, है ना, कभी वॉलेट की इधर अंदर साइड वाली पॉकेट में रख देते हैं, ये इसके है, ऐसे गुल्लक में डाल देते हैं कुछ पैसा, कुछ फ्रिज के नीचे रख दिए जाते हैं पैसे। ऐसे करना नहीं चाहिए, हम तो नहीं करते, लेकिन कर देते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर हम देखें कि करंटली तुमने कितना कमाया, अभी जो तुम्हारी जेब में रखा है वो रखा है 20,000। ध्यान रहे कि तुम्हारे पास अभी कितना बचा हुआ है, 50। तुम्हारी जेब में से जो निकला वो कितना था, 20,000। लेकिन हम देखेंगे करंट ईयर में तुमने सारे खर्चे करने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया, तो 50,000 था। कैसे पता चला, इस 20,000 में जो बेड के नीचे रखा था, जो फ्रिज के नीचे रखा था, जो किस्तें, वो जो सेविंग करी थी बैंक में, या जो कुछ भी तुमने किया था उन सबको तुमने जोड़ दिया। तो वही चीज यहां पे भी आती है कि हम लोग डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं 2 सालों का। मान लो फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। जैसे मान लो एग्जांपल, पिछले साल 1 लाख रुपए कमाए थे, इस साल 2 लाख रुपए कमाए।
इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस कितना आ गया, करंटली हमने कितना कमाया 1 लाख। कैसे निकला, पिछले साल तो 2 लाख 1 लाख कमाए थे, इस साल 2 लाख हो गए, तो कुल मिला कितना बढ़ा 1 लाख। देन उसके बाद हमने कुछ प्रपोज किया डिविडेंड, ये कंपनी के लेवल से बात कर रहे हैं हम, प्रपोज किया हमने डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, हमने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड को प्रपोज किया कि हम तुम्हें ये डिविडेंड देंगे। ये कहां से देंगे, डिविडेंड कहां से आता है, वट एवर द कंपनी हैड अर्नड उसी में से तो डिविडेंड निकलता है ना, तो ये प्रपोज डिविडेंड जो होगा हमारा वो क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। बट फॉर द प्रीवियस ईयर, ये ध्यान रहे, यहां पे दो होंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, हम लोग यहां किसका जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर। क्यों, क्योंकि पिछले साल हमने प्रपोज किया था, इस साल दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हमने पिछले साल प्रपोज किया था कि हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे, पिछले साल प्रपोज का मतलब ही होता है फ्यूचर की बात करना, हम तुम्हें देंगे 2000 रुपए, कहां कब देंगे, जब कमाएंगे तब देंगे ना, तो इस साल जो कमाया पिछले साल वाला वादा हमने पूरा किया, इसलिए जो प्रीवियस ईयर वाला था उसको हमने जोड़ लिया अपने करंट प्रॉफिट को निकालने में। देन आता है इंटरिम डिविडेंड। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, हम साल के बीच में कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देते हैं। इसको प्रपोज नहीं किया था हमने पिछले साल कि हम तुम्हें अगले साल देंगे, बल्कि कुछ बीच में ही हो गया और हमने दे दिया, सीधे सीधे दे दिया, इसका पेमेंट हो गया। इसका मतलब जो हम पैसा दे रहे हैं कहां से आ रहा है वो पैसा, ऑब्वियसली हम कमा रहे होंगे तभी तो आ रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। इज इट क्लियर। देन आता है ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, सॉरी, रिजर्व्स क्या है, हम लोग अपनी एहतियात के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये वही वाला है ना, तो बेड के नीचे रख दिया, फ्रिज के अलमारी के अंदर रख दिया, बाहर के नीचे घुसोड़ के रख दिया, वॉलेट के अंदर, ये रिजर्व्स मान लेते हैं हम इसको, अपने सेंस में। तो इसी तरह से कंपनी भी बहुत सारे रिजर्व बनाती, बहुत तरह के रिजर्व बनाती, जनरल रिजर्व बनाया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया, तो उसके अंदर कुछ पैसा रखते गए, गुल्लकों में पैसा रखते गए। फिल्म देखिए ना मुझसे शादी करोगे, उसमें सलमान खान बनाता ना गुल्लक, दादी के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए तो वो कहां से आ रहा है पैसा, वो ऑब्वियसली वो कमा रहा था, उसी के बाद तो खर्चा कर रहा था, तो वो कहां से आया, ये रिजर्व जो हमने बनाया कहां से आया, ये जो प्रॉफिट हमने करेंटली कमाया था उसमें से ये प्रॉफिट हमने, ये रिजर्व हमने बना लिए। फिर उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन ये ध्यान रहे कौन सा साल का, करंट ईयर का। करंट ईयर में जो हमने प्रोविजन बनाया कि हम टैक्स देंगे, हमने एक प्रोविजन बना लिया कि इतना टैक्स है और हमें देना है, इसके लिए हम पैसे जमा करने, मान लो प्रोविजन क्या होता है कि हमें पता है कि हमें साल के एंड में ये खर्चा करना है, तो हम अभी से गुल्लक बना लेते हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाते हैं, साल के एंड में इसी गुल्लक को फोड़ के दे देंगे, ये एक तरह का प्रोविजन होता है। तो ये भी प्रोविजन कहां से बनाए, गुल्लक कैसे बनाई हमने, करंट ईयर में जो कमाया उसी से बनाई। तो ध्यान रखना इस बात का, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला लेते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला। और जितने भी तरह के रिजर्व बनेंगे, यहां मैंने सिर्फ नाम रिजर्व दिया है जो बुक में आपके गिवन है ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन जितने भी रिजर्व्स होंगे बुक में आपके, जितने भी तरह के रिजर्व्स होंगे उन सब में जो भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर कैसे पता चलेगा, करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस, इससे पता चलेगा आपके पास रिजर्व बढ़ा है या कम हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल 3 लाख करंट ईयर में, पिछले साल 1 लाख था, इसका मतलब हाउ मच हैज बीन इंक्रीज, 2 लाख। तो ये 2 लाख कहां से रिजर्व में बना, ये करंट ईयर में कमाया था, जिससे कि हमारा ये अमाउंट बन गया। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट आ गया निकालना तो आगे सब कुछ बहुत आसान है, और प्रॉफिट नहीं आया तो आगे बहुत कुछ मुश्किल है। इसलिए पहले आज जो हम लोग बात करेंगे वो प्रॉफिट निकालने की बात करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट क्वेश्चन में है 1 लाख रुपीज और ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में 30,000। ठीक है,
1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 1 लाख, और जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ है वो कितना है 30,000, तो 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट माना जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरीके से जितनी और भी चीजें होंगी वो इसी फॉर्मेट में जुड़ती चली जाएंगी और आखिरी में निकलेगा प्रॉफिट, क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें टैक्स का एलिमेंट हमने माइनस नहीं किया है। क्लियर? क्योंकि टैक्स हमें देना है गवर्नमेंट को और ये प्रॉफिट हमारा अपना बन जाता है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं।